नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 6 के विषय में। भूगोल का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अध्याय को पढ़ना और समझना शुरू करें, मैं आपके समक्ष इस अध्याय के इंट्रोडक्शन को रखना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन यानी कि रूपरेखा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस अध्याय में हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को जानने से यह अध्याय आपके लिए और सरल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि एक खाली स्पेस में आपको अच्छे से समझा सकूं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं और इन सभी स्थल रूपों में से जो सबसे मुख्य स्थल रूप है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। स्थल रूपों में जो मुख्य हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पर्वत, है ना, पर्वत के बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं। पठार के बारे में हम जानेंगे, यह भी मुख्य स्थल रूपों में आते हैं। और इसके साथ में हम जानेंगे मैदानों के विषय में कि मैदान क्या होते हैं। तो पर्वत, पठार और मैदान, ये मुख्य स्थल रूपों के बारे में हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग स्थल रूपों के निर्माण होते हैं, इनके निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, है ना। जैसे मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। पहला, जैसे कि आंतरिक प्रक्रिया, है ना। ये आंतरिक प्रक्रिया क्या होता है? अगर मैं आंतरिक प्रक्रिया की बात करूं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है निरंतर गतिशील है, घूमते रहती है। तो पृथ्वी में सिर्फ बाहरी प्रक्रियाएं नहीं, बाह्य गति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर भी लगातार गति होते रहती है। और पृथ्वी के अंदर होने वाली जो ये लगातार गति है, इसकी वजह से इसके अंदर आंतरिक प्रक्रियाएं जो है वह होती हैं। और इसी के कारण पृथ्वी की सतह जो है वो कहीं पर ऊंची है और कहीं पर नीची है, ठीक है ना, कहीं पर यह धंस जाती है। इसके अलावा बाह्य प्रक्रिया आप जानते ही हैं, पृथ्वी की सतह बनती और टूटती रहती है इसकी वजह से। इसके साथ ही हम कुछ चीज़ों को भी जानेंगे, जैसे कि हम ये जानेंगे अपरदन क्या होता है। आपने यहाँ पहले भी सुना होगा अपरदन। अगर मैं बात करूँ अपरदन की, तो पृथ्वी की सतह जब घिस जाती है ना, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे अपरदन हुआ है। कैसे घिसती है, क्या होता है, यह सब हम इस अध्याय में विस्तार से इसके विषय में जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आगे हम इस अध्याय में क्या जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हम निक्षेपण के विषय में जानेंगे कि निक्षेपण क्या होता है। अगर मैं बात करूं निक्षेपण की, तो इसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं और इन पदार्थों के जमा होने की जो क्रिया है, इसी को हम कहते हैं दोस्तों निक्षेपण। निक्षेपण से जो पृथ्वी की सतह होती है उसका निर्माण होता है, ठीक है। और निक्षेपण किस वजह से होता है? निक्षेपण होता है जल की वजह से। जल एक से दूसरे स्थान पर बहता है, यह इसकी प्रकृति है। और इसके अलावा होता है पवन की वजह से। आप जानते हैं पवन का मतलब क्या होता है? पवन का मतलब हवा ही होता है, लेकिन बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ नए नए शब्द इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। पर्वतों के बारे में जानेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्वतों की, तो एक हिमानी पर्वत होते हैं, है ना। यह नाम आपने पहले भी सुना होगा या हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं। हिमानी क्या होता है? इसमें एक शब्द आया है हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ़। तो पर्वत पर जो भी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वह जम जाती हैं, और ऐसी जो जमी हुई नदी है, चूँकि बर्फ़ की है तो जमी हुई नदी है, तो ये जो जमी हुई नदी है इनको कहा जाता है हिमानी, है ना। अगर मैं बात करूं पर्वतमाला की, तो पर्वतमाला जो है वह क्या होती है कि कहीं एक ही रेखा में जब कई सारे पर्वत होते हैं तो हम उसे पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। कई पर्वत जब एक ही रेखा में हैं तो हम कहते हैं कि यह एक पर्वतमाला या फिर पर्वत श्रृंखला का हम इसे जो है नाम देते हैं, है ना, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और कई पर्वतमालाएं हैं ऐसी जो कई 100 किलोमीटर तक के फैली हुई, सैकड़ों किलोमीटर तक के फैली हुई है। इसके बाद में हम इस अध्याय में दोस्तों जो मुख्य रूप से जानेंगे वो है पर्वतों के प्रकार के विषय में।
पर्वतों के अलग अलग प्रकारों के बारे में हमें इस अध्याय में जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वलित पर्वत, वलित पर्वत क्या होते हैं, है ना। वलित पर्वत के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक आता है ज्वालामुखीय पर्वत। ज्वालामुखीय पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत क्या होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे एक और है भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत, ये तीनों पर्वत क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से इस अध्याय में जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि पर्वतों का क्या महत्व है ना, उस पर भी हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए पढ़ते हैं इस अध्याय को, जानते हैं इसके विषय में, है ना, और आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वह चित्र है 6.1। इसमें स्थल रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, मैदान, है ना, पठार, पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, यह सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीप, वितरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, है ना। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब ये दो प्रक्रियाएं कौन सी हैं जिनके परिणाम से पृथ्वी का जो स्थल है वो ऊंचा नीचा बन जाता है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर अभी आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है ना। पृथ्वी के अंदर लगातार क्या हो रही है, गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। आइए इस बॉक्स को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जब कोई पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली होती है या खड़ी ढाल होती है तब हम उसे पहाड़ी कहते हैं। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम बताएंगे। अब देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा या अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दोस्तों, निक्षेपण क्या होता है यह मैंने आपको बताया था, है ना। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि निक्षेपण क्या होता है। क्या होता है, मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह पर पदार्थ जमा हो जाते हैं और पदार्थों की जमा होने की जो क्रिया है यह निक्षेपण कहलाती है। और निक्षेपण से ही दोस्तों सतह का क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने यह भी बताया था कि जल हो गई, पवन हो गया, यह इसके मुख्य तत्व है, कारक है, जिसकी वजह से निक्षेपण होता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों पर्वत की। अगर हम बात करें पर्वत की तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु दोस्तों अत्यंत कठिन होती है, कठोर होती है। इसके कारण यहाँ पर लोग निवास नहीं कर पाते। वहाँ का जो धरातल है वह खड़ी ढाल वाला होता है, इसीलिए यहाँ जो है कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, इसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वलित पर्वत और यहाँ पर है भूपरपट्टी, है ना। वलित पर्वत हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं।
हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज़ क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर एशिया की बात करूं तो एशिया की पर्वत श्रृंखला का नाम दोस्तों हिमालय है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो इसमें एक जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करूं तो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वलित पर्वत, इसके पश्चात आता है भ्रंशोत्थ पर्वत तथा फिर आता है ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है वह शंक्वाकार है। अगर हम बात करें इनकी सतह की तो यहाँ पर जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, एक समान नहीं है। और अगर हम इनके शिखर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से शंखवाकार शिखर हैं, है ना। इसीलिए इन्हें वलित पर्वत जो है वो कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर पता लगाएंगे। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने आपको पर्वतों के कुछ प्रकार के बारे में विस्तार से बताया। वलित पर्वत, देखिए क्या होता है जब कोई टेक्टोनिक प्लेट है ना, उस पर दोनों तरफ से जब दबाव पड़ने लगता है तो यह जो प्लेट है दोस्तों यह मुड़ जाती है और प्लेट का जो कुछ भाग है वह ऊपर की ओर जो है वह उठ जाता है और वह बन जाता है पर्वत। और जो भाग नीचे रह जाता है वहाँ घाटी बन जाती है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए ये एक प्लेट है। अब इस पर यहाँ से भी दबाव पड़ रहा है और यहाँ से भी दबाव पड़ रहा है। ये हिस्सा इस ओर बढ़ रहा है और ये हिस्सा इस ओर बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ने की वजह से यहाँ पे दबाव पैदा हो गया और इस दबाव के पैदा होने की वजह से यह जो अभी आपको सीधी दिखाई दे रही है यह ऐसी नहीं होकर के क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, यह मुड़ जाती है। तो जब ये मुड़ जाती है तो ये जो ऊपर उठा हुआ इसका जो भाग है ना, यह जो है पर्वत बन जाता है और जो भाग नीचे रहता है यानी कि ये वाला, यह घाटी बन जाता है। हिमालय, एंडीज़ और आल्प्स ये वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं जो अभी हमने देखे थे, है ना। सभी इसी दुनिया के नवीनतम पर्वत हैं, ये नए हैं और इन पर्वतमालाओं में दुनिया की दोस्तों सबसे ऊंची चोटियों के नाम आते हैं। सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है विश्व की वो इन पर्वतों में है। अरावली का आपने नाम सुना होगा। अरावली भी जो है वह एक वलित पर्वत ही है दोस्तों, है ना, लेकिन अपरदन होने की वजह से इसकी जो सतह है वो घिस गई है। मैंने आपको बताया था अपरदन क्या होता है ना। इसके बाद में मैंने आपको दोस्तों बताया भ्रंशोत्थ पर्वत के विषय में। इसमें क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट दबाव के कारण टूट जाती है ना तो इसका कुछ भाग जो है वह ऊपर उठ कर के पर्वत बनाता है और ऊपर उठे हुए भाग को हम उत्खंड यानी कि हॉर्स्ट कहते हैं। ये उत्खंड आप चित्र में देख पा रहे हैं और नीचे जो भाग है इसको द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है यानी कि ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप की जो राइन घाटी है दोस्तों और वोस्जेस पर्वत इसी प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जाना तो यह तो बहुत ही सरल था। ज्वालामुखी गतिविधियां जो भी होती हैं दोस्तों उनके कारण कुछ पर्वत बन जाते हैं, इनको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरणों की तो फ्यूजियामा
या फिर माउंट किलिमंजारो जो है वह इसके उदाहरण है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों पर्वतों के महत्व के विषय में। तो अगर मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कि पर्वत जो है वो हमारे लिए मतलब पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। बहुत सारी जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों वो पर्वतों पर ही स्थित है। पर्वतों पर स्थित जो हिमानी होती है, हिम नदी होती है, उसी से निकलती है। और पर्वत से मिलने वाला जो पानी है वह हमारे कई कामों में आता है। सिंचाई के काम में आता है ना। पन बिजली के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ जो हैं वह कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। पर्वतों पर अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पतियाँ होती है, अलग अलग प्रकार के पर्वतों पर जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों से कई महत्वपूर्ण उत्पाद हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे शहद हो गया, कत्था हो गया, जड़ी बूटी हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है ना। कई सारे रोमांचक खेल यहाँ पर खेले जा सकते हैं, है ना। जैसे कि रिवर राफ्टिंग खेला जा सकता है, पैराग्लाइडिंग खेला जा सकता है, स्कीइंग खेला जा सकता है, हैंग ग्लाइडिंग खेला जा सकता है आदि, है ना। ये सभी खेल यहाँ पर खेले जा सकते हैं। तो अब जैसा कि लिखा है पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। ठीक है ना। और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। दोस्तों नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। अभी हमने जिक्र किया था पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से दोस्तों हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन ये सब प्राप्त होते हैं। सैलानियों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए पर्वतीय भाग जो है वो उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए ही करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जो है ये पर्वतों के प्रचलित खेलों में है, पॉपुलर गेम्स में स्पोर्ट्स में आते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब यहाँ पर आप चित्रों को देख सकते हैं। यह जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है ना। तो ये ज्वालामुखी पर्वत इस तरह से तैयार होता है। अगर हम बात करें पठार की तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज़ के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं दोस्तों जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक के हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार दोस्तों पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाइयों से गिरती है, मतलब जो नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात जो है तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठार के बाद अब हम बात करेंगे मैदान की। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग दोस्तों होते हैं। सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे यह नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित
कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का क्या होता है? निर्माण होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मैदान की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही अधिक दोस्तों उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है क्योंकि यह बहुत उपजाऊ होते हैं। साथ ही साथ यह जो है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैदान जो है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, तो यहाँ पर परिवहन के साधन जो है उनका निर्माण करना बड़ा ही सरल हो जाता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं बसना पसंद करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में दोस्तों पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं दोस्तों। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह देखिए चित्र दिया गया है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमें पता होगा कि यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या आ सकती हैं, तो हम सावधानियाँ बरत सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, या तो भूमि पर फेंक देते हैं या फिर पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से दोस्तों नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है दोस्तों, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण विशेष रूप से जैसे कि साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण इसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय जो है यह समझ में आया होगा और यह वीडियो भी जो है आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और यह अध्याय आपको समझ में आया है तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, परिजनों, सहपाठियों, साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके बाद हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।